स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पाकिस्तान में 10 फरवरी से उनकी नेवी की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अमन की शुरुआत हुई। पाकिस्तान की नेवी के लिए ये मेगा एक्सरसाइज एक प्रेस्टिजियस इवेंट होता है जिसको वो टुगेदर फॉर पीस के मोटो के साथ लॉन्च करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ये प्रेस्टिजियस इवेंट पूरे पाकिस्तान के लिए ग्लोबल इंसल्ट का मुद्दा बन गया। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, यानी हर 2 साल में एक बार होती है। 2007 से पाकिस्तान नेवी इसको हर 2 साल के बाद अरेबियन सी में ऑर्गेनाइज करती है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है जिसमें उसके कई मित्र देश अपनी नेवीज के साथ शामिल होते हैं। लास्ट टाइम ये 2021 में हुई थी जिसमें 45 नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इस साल ये 10 से 15 फरवरी तक ऑर्गेनाइज की जा रही है। अपने इस मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान ने दुनिया भर से 110 कंट्रीज की नेवीज को न्योता भेजा था, किंतु आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें कुल 7 नेवीज अपनी शिप्स और सबमरीन भेजने के लिए राजी हुई हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली और जापान शामिल हैं। अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ केवल नाम मात्र की है। जब भी इंडियन ओशन, सी ऑफ जापान या फिर पैसिफिक ओशन में मालाबार जैसी ईयरली एक्सरसाइज होती हैं तो यूएस नेवी एक पूरा का पूरा बैटल ग्रुप भेजती है जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होते हैं। किंतु पाकिस्तान की इस एक्सरसाइज में उसने केवल एक डिस्ट्रॉयर के रूप में एक वॉरशिप ही भेजी है। बाकी नेशंस का पार्टिसिपेशन भी बेहद लो की रहा है। चाइना के अलावा कोई भी दूसरा देश इसमें एफर्ट्स डालता हुआ नहीं दिखा है। केवल उसने इस एक्सरसाइज को ट्विटर पर बोस्ट किया। टर्की से भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपनी शिप्स इसमें सेंड करे, किंतु आज जो टर्की के हालात हैं उसके बाद ये ऑब्वियस था कि उसकी नेवी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। खैर, एक्सरसाइज अमन के ये पुअर रिटर्न्स ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान के आइसोलेशन को साफ साफ दर्शा रहे हैं। पाकिस्तान की जगहंसा इस बात को स्पष्ट रूप से बयान कर रही है कि उसके सपोर्ट में आज गिनती के 4 देश भी ठीक से नहीं खड़े हैं। पाकिस्तान के इंटरनल टेंशंस ने उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को एक बड़ा झटका दिया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, किंतु हर बीते दिन के साथ पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ते ही जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ने कहा था कि उनके पास अभी 20 दिन का पेट्रोल बचा है, किंतु 9 फरवरी को खबर ये निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान में तेल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी कतारें तो हैं, किंतु पंप्स के अंदर फ्यूल नहीं है। पूरे आसार हैं कि इसकी हालत भी 1 से 2 दिन के अंदर श्रीलंका जैसी होने वाली है। तो यहाँ सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान को आज कोई भी सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। IMF इसको बार बार लोन देने से क्यों इनकार कर रहा है। कोई भी देश इसके साथ अपने मिलिट्री रिलेशन स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रहा है। सोशल स्टेबिलिटी तो इस सोसाइटी की हमेशा से ही खराब है। टेरर सर पर तलवार बनकर लटक रहा है, किंतु पाकिस्तान है कि अपनी गलतियों से सीख लेने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे ये साफ होता है कि एक बार को कोई रोग से रोग स्टेट सुधर कर डेमोक्रेसी बन जाए, किंतु पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी सीख लेने वाला नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस ब्लंडर की जो उसने हाल ही में टर्की के साथ कमिट किया। पाकिस्तान लास्ट टू लास्ट वीक लगातार इंटरनेशनल हेडलाइंस में अपने लिए सुर्खियां बटोरता रहा। तो इस सब का क्या अंजाम हुआ, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20 फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी आईएमएफ के पाकिस्तान टूर के साथ। दोस्तों पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बेल आउट को डिस्कस करने के लिए आईएमएफ की डेलीगेशन पाकिस्तान आई हुई थी। इन्होंने पाकिस्तान के बेल आउट को लेकर 10 दिन लंबी इंटेंस नेगोशिएशंस की, लेकिन आखिरकार ये सभी बेल आउट टॉक्स फेल हुई और 10 फरवरी को आईएमएफ की टीम पाकिस्तान को कुछ दिए बिना ही वापस लौट गई। पाकिस्तान को आईएमएफ से अभी 1.1 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, लेकिन आईएमएफ अभी भी उसको ये देने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं वो पीएम शहबाज शरीफ के अकॉर्डिंग उनके लिए अनइमेजिनेबल है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हायर टैक्सेस, लोअर सब्सिडीज और ब्रूटल इन्फ्लेशन पहले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ चुका है और अब उनको आईएमएफ की टफ डिमांड्स के आगे भी सरेंडर करना पड़ रहा है। इसका मेन कारण यही है कि पाकिस्तान के पास एक वायबल इकोनॉमी नहीं है। अभी तक पाकिस्तान आईएमएफ से 23 बेल आउट सिक्योर कर चुका है और हर केस में उसका क्रेडिट रिकॉर्ड बेहद पुअर रहा है। लेट 1980s के बाद से उसके 13 बेल आउट्स कभी कंप्लीट ही नहीं हुए। जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका मेजर चंक आर्मी ले जाती है। यह दुविधा की बात यह है कि पाकिस्तान लेंडर से बड़े बड़े लोन्स लेकर उनकी भरपाई ना करने के लिए तो पूरी तरह स्किल्ड है, किंतु वो इतना स्किल नहीं है कि वो इन लोन्स को इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर पाए। लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो एज ऑफ फरवरी 3 उनके सेंट्रल बैंक में फॉरेन करेंसी रिजर्व कुल 2.917 बिलियन डॉलर्स ही रह गए हैं। पिछले एक दशक में पहली बार पाकिस्तान के रिजर्व्स इस लेवल तक गिरे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन की बात करें तो वो एक मैसिव 27.5% पर पहुंच गया है। ये पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है। लास्ट मंथ उनके सेंट्रल बैंक ने अपना की इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 17% तक कर दिया है ताकि हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और प्राइस स्टेबिलिटी अटेन की जा सके, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। आईएमएफ के रिव्यू का 9th राउंड इसी बात से ट्रिगर हुआ था क्योंकि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तानी रुपी ने एक मैसिव डिवैल्यूएशन फेस किया था। 3 फरवरी को पाकिस्तान रुपी ने एक रिकॉर्ड लो हिट किया जो था 276.58 पर डॉलर इन इंटरबैंक मार्केट। कुल 12 मंथ के अंदर अंदर पाकिस्तानी रुपी 35% से ज्यादा गिर चुका है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब आईएमएफ की टीम फ्राइडे मॉर्निंग देश से वापस गई तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर इशक दर ने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि उन्होंने आईएमएफ के साथ अपनी टॉक्स को सक्सेसफुली कंक्लूड किया है और आईएमएफ ने गवर्नमेंट के साथ ब्रॉडली एग्रीड पॉलिसीज पर एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम शेयर किया है, जिसके चलते पेट्रोल प्राइसेस 4% राइज होंगे और लोगों पर एडिशनल टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे। हाई टैक्सेशन के साथ गवर्नमेंट 629.63 मिलियन डॉलर्स रेज करने की तैयारी कर रही है। आईएमएफ की कंडीशंस के अंतर्गत पाकिस्तान को उसी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और हायर फ्यूल प्राइसेस को फिर से इंप्लीमेंट करना होगा, जिसकी बदौलत हाल ही में इन्फ्लेशन ने 27.5% ईयर ऑन ईयर की जंप मारी है और बहुत से इंपोर्ट्स को कट डाउन किया है। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम टैक्सेस को बढ़ाने के जो कमिटमेंट्स किए थे उनको मार्च 1 और अप्रैल 1 को ₹5 पर लीटर के रेट से इंक्रीज किया जाएगा। साथ ही पावर सेक्टर में डेट के पहाड़ से लड़ने के लिए फिस्कल ईयर 2023 एंड 24 में पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ₹1 का एडिशनल सरचार्ज इंपोज किया जाएगा, जिससे कि $282.81 मिलियन रिकवर कर पाएं। इतना ही नहीं, यहाँ आईएमएफ ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने बायलैटरल पार्टनर्स की मदद से अपने रिजर्व्स में सब्सटेंशियल डॉलर्स मेंटेन करे। यहाँ आईएमएफ चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज को रेफर कर रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान को काफी समय से लेंड करती आ रही हैं। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान उनसे लो इंटरेस्ट रेट्स पर ज्यादा लोन सिक्योर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए केवल आईएमएफ का बेल आउट उसके लिए काफी नहीं रहने वाला है। तो अब ये बायलैटरल लेंडर्स पाकिस्तान को हेल्प करेंगे या नहीं, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। किंतु पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात का पूरा भरोसा है कि उन्होंने अपने स्टेट बैंक को कुछ ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है जिनके पास रॉक सॉलिड क्रेडिबिलिटी और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब यदि आईएमएफ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ बेल आउट करने के लिए तैयार हो जाता है तो ही पाकिस्तान किसी और देश से लोन सिक्योर कर पाएगा। किंतु मुद्दा वही है कि वो लोन जो पाकिस्तान लेगा उसको भी वो किसी दूसरे लोन के इंटरेस्ट पेमेंट और दूसरा लोन किसी तीसरे के इंटरेस्ट पेमेंट में यूज हो जाएगा। पाकिस्तान को सिंसियरली इंप्रूव करना है तो उसको एक लंबे रोड मैप पे चलना होगा। यदि उन्होंने अपने नैरो इंडस्ट्रियल बेस, डिसफंक्शनल पॉलिटिक्स और काउंटर प्रोडक्टिव नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा के साथ मूव ऑन किया तो पाकिस्तान एक इंटरनेशनल माइग्रेन बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आईएमएफ से मिलने वाली ह्यूमिलेशन का सिलसिला तो पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, किंतु हाल ही में पाकिस्तान को जिस ह्यूमिलेशन का सामना पिछले कुछ दिनों में करना पड़ा है वो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टर्की की। जैसा कि हम जानते हैं टर्की और सीरिया हाल ही में
एक बेहद डिजास्टर्स अर्थक्वेक का शिकार हुआ है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा है जिससे शायद ये दोनों देश आने वाले कई सालों तक नहीं उभर पाएंगे। टर्की की इकोनॉमी पहले ही बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी थी, किंतु इस अर्थक्वेक ने हर चीज को बद से बदतर कर दिया। हर दिन वहां से बहुत दिल दहलाने वाली इमेजेस सामने आ रही हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस बीच जब दुनिया भर के देश टर्की के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, किंतु इस बीच पाकिस्तान ने अपने ब्रदर कंट्री की एड को अपने एयर स्पेस से गुजरने के लिए अलाउ नहीं किया। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया टर्की को फोरफ्रंट पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इंडियन एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट्स, एनडीआरएफ की टीम, डॉक्टर्स और इमरजेंसी सप्लायर्स के साथ टर्की को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचा रहे हैं। माना कि इंडिया और टर्की की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस पिछले कुछ सालों में सिंक में नहीं रहे हैं, किंतु इतनी बड़े नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर शायद ही कोई एथिकल कंट्री मदद का हाथ आगे बढ़ाने से पीछे हटेगा। और इंडिया ने तो इस तरह के रैपिड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज में एक बेहद शाइनिंग रिकॉर्ड और दुनिया के लिए एग्जाम्पल स्टैब्लिश किया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन दोस्त का मोटो है वी केयर, यानी दोस्ती और दुश्मनी एक तरफ और ह्यूमैनिटी एक तरफ। टर्की ने इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि टर्किश और हिंदी में दोस्त शब्द कॉमन है और इंडिया एक ऐसा दोस्त है जिसने इस कहावत को प्रूव कर दिया है दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। किंतु उस फ्रेंड का क्या जो हर समय ग्लोबल स्टेज पर टर्की का सो कॉल्ड क्लोज ब्रदर बनकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होता है। उस दोस्त को जब अपनी फ्रेंडशिप प्रूव करनी चाहिए थी तो उस समय उसने ऐसा कोई टेंजिबल स्टेप नहीं लिया। जब इंडिया ये सप्लाईज भेज रहा था तो पाकिस्तान ने इंडिया को अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दिया। असल में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को यूज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के ये ट्रांसपोर्ट प्लेन्स एक लंबा रूट लेकर टर्की जा रहे हैं। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान से किसी तरह की हेल्प नहीं मांगी, किंतु यदि पाकिस्तान चाहता तो वो टर्की की तरफ एक फ्रेंडली रिस्पांस दिखाते हुए इंडिया को अपना एयर स्पेस अलाउ कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा इतना ही काफी नहीं था कि पाकिस्तान इसके बाद एक और बड़े ह्यूमिलेशन का शिकार हुआ। पाकिस्तान के पीएम ने इंडिया से एक कदम आगे बढ़कर वहां खुद जाकर टर्की को हेल्प करने की कोशिश की, किंतु टर्की ने उनको वहां आने से मना कर दिया, जो बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि ऐसे समय में उनको किसी को वेलकम करने से ज्यादा अपने लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने की जरूरत है। ऐसे में शहबाज शरीफ से ज्यादा उनको मटेरियल एड की जरूरत है। इस बीच पाकिस्तानी पीएम का वहां जाने की जिद करना ही अपने आप में एक बेहद गिमिकी डिसीजन था। हालांकि पाकिस्तान ने हाल ही में टर्की की एड के लिए एक डोनेशन फंड क्रिएट किया है जिसमें उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी सैलरीज को डोनेट करेंगे। इतना ही काफी नहीं था कि इससे कुछ ही दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर $18 बिलियन की पेनल्टी इंपोज करने की वार्निंग्स दी। जी हाँ दोस्तों, $18 बिलियन। अभी यदि हम पाकिस्तान के मौजूदा रिजर्व्स को देखें तो पाकिस्तान के पास पूरी तरह से $3 बिलियन भी नहीं बचे हैं और अभी कहीं से किसी एड के आने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में ईरान मदद करने के बजाय आखिर पाकिस्तान पर इतनी बड़ी पेनल्टी इंपोज करने की बात क्यों कर रहा है। तो असल में ये पेनल्टी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के नॉन कंप्लीशन को लेकर है। ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का कहना है कि या तो पाकिस्तान इस $multi billion गैस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन अपनी साइड पर मार्च 2024 तक पूरा करे और या फिर इस पेनल्टी का भुगतान करे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस पाइपलाइन की बात हो रही है। दोस्तों, ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसको पीस प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली इस प्रोजेक्ट में इंडिया भी इन्वॉल्व था। इसके तहत प्लान ये था कि ईरान अपने गैस एक्सपोर्ट्स को पाकिस्तान से होकर गुजर रही इस पाइपलाइन के जरिए इंडिया भेजेगा। 2775 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $7.5 बिलियन एस्टिमेट की गई है। ये पाइपलाइन ईरान टू साउथ पार्स गैस फील्ड से बलूचिस्तान होते हुए इंडिया को गैस सप्लाईज प्रोवाइड करने वाली थी। हालांकि इसका आइडिया पाकिस्तान के एक इंजीनियर ने मिड 1950s में दिया था, किंतु उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन 1990s में शुरू हुआ। पाकिस्तान ने 1995 में ईरान के साथ इसको डिस्कस किया। तब प्लान ये था कि इसको साउथ पार्स गैस फील्ड से कराची तक लाया जाएगा, किंतु बाद में ईरान ने इसमें इंडिया को इंक्लूड करने का प्रपोजल रखा। 1999 में इंडिया और ईरान ने इस पर एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया। 2008 में ईरान ने इसमें चाइना को जोड़ने की भी कोशिश की। इसी साल इंडिया और यूएस के बीच हिस्टोरिक सिविलियन न्यूक्लियर डील भी हुई। इसी के चलते इंडिया ने 2009 में इससे खुद को पुल ऑफ कर लिया।
पाकिस्तान से आने वाले सिक्योरिटी कंसर्न्स और हाई टैरिफ्स के कारण इंडिया ने ये डिसीजन लिया। उसके बाद 2009 में पाकिस्तान और ईरान ने आपस में गैस सेल परचेज एग्रीमेंट यानी GSPA साइन किया। ये 25 ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत दोनों तरफ से अपनी साइड्स की पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन 2014 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था और जनवरी 1, 2015 से ये ऑपरेशनल होने वाला था। ईरान ने जल्द ही इस पाइपलाइन के अपने वाले पार्ट का काम पूरा कर लिया, किंतु इतने सालों के बाद आज तक भी पाकिस्तान इसको पूरा नहीं कर पाया। GSPA के अंडर पाकिस्तान को अपनी साइड ईरानियन बॉर्डर से नवाब शाह तक 781 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी है। प्रोजेक्ट की कंप्लीट ना होने के कारण ईरान को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। GSPA एग्रीमेंट के पेनाल्टी क्लॉज के मुताबिक पाकिस्तान को जनवरी 1, 2015 से हर दिन $1 मिलियन पे करने थे। फिर सितंबर 2019 में ईरान और पाकिस्तान ने एक रिवाइज डील साइन की, जहां इन दोनों ने इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने का एक नया प्लान तैयार किया। इंटर स्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल ईरानियन गैस कंपनी ने यह भी तय किया कि यदि पाकिस्तान इसको 2024 तक कंप्लीट कर लेता है तो ईरान इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ईरान का सब्र का बांध टूट रहा है। इसी कारण आज ईरान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ये स्टेप उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा या फिर इतनी भारी पेनाल्टी भर पाएगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच यही एक फ्रिक्शन का मुद्दा नहीं है, बल्कि इनके 750 किलोमीटर लॉन्ग शेयर्ड बॉर्डर रोड पर भी अक्सर हॉस्टिलिटीज देखने को मिलती हैं। दोनों ही देश इन रीजन्स में चल रही टेंशन्स के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। तालिबान के ऑनसेट के बाद से तो खास तौर पर इन दोनों के बॉर्डर पर टेंशन थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं अगर इंडिया की ओर गौर करें तो वो US सैंक्शंस के बावजूद ईरान के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में उभरा है। हाल ही में ईरान ने इंडिया के साथ 25 इयर्स का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया। चाबहार पोर्ट पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसका सबसे क्रूशियल एग्जांपल है। इस ईयर के बजट में इंडिया ने इसके लिए 100 करोड़ एलोकेट किए हैं। लास्ट ईयर भी ये अमाउंट सेम था। तो क्लियरली ऊपर डिस्कस की गई सभी केस स्टडीज में हम देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी इल पॉलिसीज के कारण अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को भी अपने ऑपरेशन में लाकर खड़ा कर दिया है। जो ईरान, टर्की, चाइना या IMF एक समय पर पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड्स बन जाते थे, वही आज पाकिस्तान को एक एक करके रिब्यूक कर रहे हैं और इंडिया के कंसिस्टेंट पॉजिटिव एफर्ट्स के कारण इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट कर रहे हैं। इससे वही पुरानी एज ओल्ड डिक्टम फिर एक बार प्रूव हो जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे आप रिलीजन, आइडियोलॉजी या हेट्रेड से देश नहीं चला सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यदि आप अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जरा भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अलाई भी आपका साथ छोड़ने में देर नहीं करेगा। और इसी थॉट के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टर्की एंड सीरिया शोकेसेस द साइन ऑफ एन इमर्जिंग रिस्पॉन्सिबल ग्रेट पावर। डिस्कस एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।